नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक से देख रहे थे। इसमें 8 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। उसी के क्रम में अगला वीडियो है। क्वेश्चंस बहुत अधिक हैं, लगभग 1500 क्वेश्चन हैं, इसलिए अब जो है क्वेश्चंस को थोड़ा तेज़ी से देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटीपी संश्लेषण की क्रिया क्या है? तो जो एटीपी संश्लेषण होता है यह ऊर्जा शोषी क्रिया है। इसमें ऊर्जा जो है शोषित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधे को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वह दो धात्विक तत्व कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम तथा कैल्शियम। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधे में जो है 2 धात्विक तत्व मैग्नीशियम तथा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इन दोनों से ही क्लोरोफिल का निर्माण होता है। एनपीके का मतलब क्या है? पहले ही आपको बताया गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। ये क्या है? महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं पौधे के। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसी प्रतिबिंब को 2 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये था कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो है आस्टिस शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो होता है। और जब सबसे लंबी की बात होगी तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है। जीन में क्या होता है? जीन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पहले ही आपको एक बार बताया जा चुका है। आगे देखिए, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? इन्होंने अनुवंशिकी कोड की खोज की थी। 1968 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता निम्नलिखित में से किस कारण के कारण होती है? तो जो पादप कोशिका हैं, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये तो जंतु कोशिकाओं में भी पाया जाता है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तु जो है सेल्यूलोज से बनी होती है। ये महत्वपूर्ण है अंतर, कि जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम्स का मेन कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल जो है केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो परागण के लिए जो हवा, पानी, कीट की आवश्यकता होती है। 3 तरह से परागण होता है, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, कीट के माध्यम से, लेकिन आग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कई दफ़ा पूछ चुका है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ अवस्थित है? ये भी जो है हैदराबाद में अवस्थित है। यह सेंटर हैदराबाद के अलावा चंडीगढ़ एवं लखनऊ में भी स्थित है। उसी की ब्रांच है, मेन वही है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए संरचना किसने खोजा था? वाटसन तथा क्रिक ने। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की। जंपिंग जीन बारबरा मैकलिट टॉक ने किया था। रेगुलेटरी जीन की खोज जैकब तथा मोनोट के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए का 4 है, बी का 3 है। तो ए का 4, बी का 3, जंपिंग जीन बारबरा मैकलिटॉन ने दिया था। सी का 2 हो गया, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। डीएनए संरचना जो है वाटसन और क्रिक ने दी, और रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। जंपिंग जीन बारबरा मैकलिटॉन के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। रेगुलेटरी जीन जो है जैकब और मोनेट के द्वारा खोज की गई थी। एकल स्टेरॉयड वाले डीएनए अणु
कहाँ मिलते हैं? तो जो एकल स्टेरॉयड के डीएनए अणु होते हैं वह बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रे मैटर में होता है काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय होता है ग्रे मैटर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है? तो सबसे सूक्ष्मतम कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है। प्याज छीलने या काटने पर आंखों में आंसू प्रभुत मात्रा में क्यों निकलते हैं? प्याज की कोशिकाओं में जो है गंधक विद्यमान होता है जिसके कारण आंख से आंसू निकलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। प्याज की कोशिकाओं में गंधक विद्यमान होने के कारण प्याज को छीलने या काटने पर आंखों से आंसू निकलते हैं। प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। प्याज में SO2 गैस होता है जो जल में घुलकर H2SO4 बनाता है। प्याज काटने पर जब यह आंखों में पड़ता है तब आंख से आंसू निकलते हैं। तो मेन यही है कि उसमें गंधक जो है विद्यमान होता है, इसलिए आंसू आते हैं। कभी कभी इसका नाम पूछ लेता है कि कौन सा पदार्थ पाया जाता है? एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड पाया जाता है जिसके कारण प्याज को काटने से आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये उसके गंध का भी कारण है, प्याज तथा लहसुन के। जीन का आकार क्या होता है? तो जीन जो होते हैं वह सर्पाकार में होते हैं, ऐसे ऐसे अपना चलते हैं। अगला देखिए, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्वयुग्मन कहा जाता है, क्योंकि एक ही प्रकार के जो पुष्प है उसी पौधे के वर्तिकाग्र में जो है अंतरित किया गया है, तो इसे ऑटोगेमी स्वयुग्मन कहा जाता है। स्वयुग्मन क्या हो गया कि मतलब जो पौधा है उसी पुष्प का जो है परागकण उसके वर्तिकाग्र में अंतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, HIV में किस तरह का RNA DNA पाया जाता है? तो जो HIV में है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। HIV में जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें HIV वायरस से एड्स होता है। यह रोग असुरक्षित यौन संबंध तथा असुरक्षित रक्तदान से होता है। इस रोग से रोगी की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। यह रोग जिस व्यक्ति को होता है उसकी मौत निश्चित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से होता है? तो कोशिका भित्ति से। जो वनस्पति कोशिका होती है इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, और जो प्राणी कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, अमीनो अम्ल किस में मिलते हैं? तो जो अमीनो अम्ल होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। मनुष्य के शरीर में 20 तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविकी पेनिसिलिन किससे बनता है? तो एक कवक से बनता है। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। ये एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविकी है। इसका निर्माण कवक के द्वारा किया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ा है? तो जो अनाज है, अनाज पे खाने का व्यय बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साहचर्य से बनता है। यह किन दो वर्गों के पौधे से में होता है? तो जो लाइकेन होता है वह कवक तथा शैवाल से मिलकर बनता है, और लाइकेन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। अम्ल जो है लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अनिल से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो जो प्रतिजैविकी होते हैं, एंटीबायोटिक जो होता है वह सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। और किससे बनाया गया? जीवाणुओं के उपयोग से ही इसको बनाया भी गया है। अगला क्वेश्चन, दूध खट्टा किस लिए होता है? तो बैक्टीरिया पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध में पाया जाता है जो खट्टेपन के लिए जिम्मेदार है। दूध से दही कब जमता है? तो दूध से दही यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा जमता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, किण्वन क्या है? तो किण्वन जो है एक जैविक उत्प्रेरक है, जो किण्वन जो है एक जैविक उत्प्रेरक है। जैविक उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी क्रिया की दर को तीव्र करते हैं। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर में जो है रेनिन नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। किण्वन को एंजाइम भी कहा जाता है, किण्वक को। तो पनीर बनाने में किस एंजाइम का प्रयोग होता है? रेनिन का प्रयोग होता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहते हैं हम? जो जलीय हरे पौधे उसे शैवाल कहा जाता है, एल्गी कहा जाता है, शैवाल या काई। एपी कल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। रेशम कीड़े के पालन को सेरी कल्चर कहा जाता है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित हैं? तो जो कीट हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें 70% जंतु आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे बड़ा संघ क्या हो गया? आर्थ्रोपोडा संघ हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ है। पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं उसका 70% जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। कीट जितने भी होंगे वह आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो केंचुआ को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है। केंचुए में श्वसन तंत्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये श्वसन करता है। केंचुआ मल में यूरिया निष्कासित करता है। यह एक वर्मी कंपोस्ट बनाता है। केंचुए पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो HCl जो होता है वह अमाशय से स्रावित होता है या पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि HCl का स्राव कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। या पूछ लेता है कि मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है। कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय से। अगला क्वेश्चन, एंटी रेबीज का टीका कब दिया गया? तो एंटी रेबीज का टीका जो है कुत्ता काटने के बाद दिया जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? आप लोग कमेंट करके बताइए। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। अक्सर पूछता है कि आनुवंशिक रोग क्या है? हीमोफीलिया है। इस रोग में खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है। यह बीमारी सर्वप्रथम रानी विक्टोरिया में पाया गया, इसलिए इस बीमारी को रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा है कि रॉयल डिसीज के नाम से किसे जाना जाता है? हीमोफीलिया को जाना जाता है। यह सर्वप्रथम रानी विक्टोरिया में पाया गया था, इसलिए इसको रॉयल डिसीज कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया, यह भी एक आनुवंशिक रोग है। इसमें RBC का आकार हंसुए की आकृति का हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घट जाती है। तो हंसुआ रोग भी पूछता है या सिकल सेल एनीमिया पूछता है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है आनुवंशिकी रोग है। इसमें RBC का आकार जो है हंसुए के आकार का हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता उसकी घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो आटा से याद कर लीजिए कि टाइफाइड से जो है आंत प्रभावित होती है। आटा, टाइफाइड से आंत प्रभावित होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किडनी से संबंधित जो डिसीज है, लंग से संबंधित डिसीज, ये जो डिसीज है ये किडनी से संबंधित है। ब्लैडर स्टोन, यूरेमिया, नेफ्रिट्स, किडनी स्टोन। और फेफड़े से संबंधित अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, यक्ष्मा। यक्ष्मा को ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। आगे देखिए, एपिडर्मिक रोग क्या है? तो एपिडर्मिक जो होता है वह त्वचा से संबंधित रोग होता है। टॉन्सिल जो होता है वो गला से संबंधित रोग होता है। सिनोसिटिस जो है नाक से संबंधित होता है। डीफनेस, बहरापन, कान से संबंधित है। आगे देखिए, टिटनेस बीमारी को एक किस नाम से जाना जाता है? तो टिटनेस को जो है लाकजा या धनुष टकार
के नाम से भी जाना जाता है, पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो डायलिसिस में परासरण का प्रयोग किया जाता है। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन, डायलिसिस को अपोहन कहा जाता है, इसमें परासरण का प्रयोग किया जाता है। तो डायलिसिस किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? परासरण के प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? तो जो वर्णांधता है उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, यह अनुवंशिक रोग है। बाकी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का जो है चश्मे के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष होता है। इसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है, यहाँ उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक यहाँ एक्सप्लेनेशन में महत्वपूर्ण चीज़ है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेमी होती है। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति की आँख एकदम सही है तो उसको 25 सेमी दूर रखी वस्तु अस्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो ये न्यूनतम दूरी है। लेकिन अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है? तो ये कोई निश्चित नहीं है, अनंत तक होती है। अगर आपकी आँख सही है तो काफ़ी दूर तक आपको जो है चीज़ें एकदम स्पष्ट दिखाई देंगी। कीमोथेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी जो है कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती है। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। जोड़ों का दर्द, इसे गठिया या वात रोग भी कहा जाता है। इस रोग में व्यक्ति को जोड़ों का दर्द होता है जिससे चलने फिरने में तकलीफ होती है। संधियों में साइट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जम जाने के कारण यह रोग होता है। साइट्रिक अम्ल यहाँ पे जो है गलत दिया है, यूरिक अम्ल है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया भी आपको बता दिया गया, निकट दृष्टि दोष है। इसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दमा एलर्जी के कारण उत्पन्न होता है, इस रोग में मछली उपचार किया जाता है। बिडाल टेस्ट जो है, बिडाल टेस्ट किसकी जानकारी के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड रोग की पता लगाने के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंगों का भेद नहीं कर पाता है? तो जिसे कलर विजन होता है वो लाल व हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन, ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होता है। भूमि का पेडोलॉजी होता है। और स्तनपायी प्राणियों का अध्ययन क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। फफूंदी द्वारा घटित रोग क्या होता है? तो जो दाद होता है, दाद जो है फफूंदी या फंगस के द्वारा होता है। लकवा या मिर्गी तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण होता है। लकवा हाई ब्लड प्रेशर तथा लो ब्लड प्रेशर दोनों स्थिति में हो सकता है। तो जो पैरालिसिस होता है वह हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर दोनों स्थिति में हो जाता है। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है, जो भोजन बनता है वह स्टार्च के रूप में पौधों की पत्तियों में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, जल तथा सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। बाकी जल की मात्रा थोड़ी बहुत ज़रूरी पड़ती है। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? तो जब पौधे भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन एक उपापचयी क्रिया है, इसको आप लोग अच्छे से जान लीजिए। श्वसन एक उपापचयी प्रक्रिया है। इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में तो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, लेकिन जो श्वसन क्रिया होती है उपापचयी क्रिया है, यानी कि इसमें ऊर्जा का
उत्पादन होता है। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? तो श्वसन अंग क्या है? पौधे जो है किसके माध्यम से श्वसन लेते हैं? पत्तियों के माध्यम से। जो पादप में श्वसन अंग होते हैं वह क्या होते हैं? पत्ती होती है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो पेड़ों की पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल महत्वपूर्ण है, उसकी उपस्थिति। हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो हरे पौधे में कुल 16 पोषक तत्व हैं। और जब अति सूक्ष्म पूछेगा तो अति सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 7 है, लेकिन कुल पोषक तत्व कितने हैं? 16 हैं। 16 पोषक तत्वों में 9 बृहद पोषक तत्व कहलाते हैं, 7 जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था। सूक्ष्म पोषक तत्व की संख्या कितनी है? 7 है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट बिना मिट्टी का जो पौधा होता है, आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन। एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। तो एपीफाइट पौधे किसे कहते हैं? वे पौधे जो दूसरे पे यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जेली स्टार्च प्रोटीन किसका उदाहरण है? तो द्रव का ठोस में विलयन। जेली स्टार्च प्रोटीन जो है द्रव का ठोस में विलयन के उदाहरण है। समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? न्यूआंस। जो समुद्र की सतह पर पाई जाती है वनस्पति उसे न्यूआंस कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो जो भारत की हाथी होती है उसका जो बच्चा होगा वह 100 से 150 केजी का होता है। निम्नलिखित में से एक नोबेल गैस कौन सी नहीं है? तो जिनान भी है, हीलियम भी है, आर्गन भी है, लेकिन क्लोरीन नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नोबेल गैस किसे कहा जाता है? जिनके आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सबसे अधिक मात्रा में जो है प्रकृति में पाई जाने वाली वायुमंडल में नोबेल गैस आर्गन है। एक पूछता है क्वेश्चन कि कौन सी गैस जो है नोबेल गैस या अक्री गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो क्या है? रेडान है। मानव त्वचा क्या है? मानव त्वचा एक अंग है। जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कई कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। प्रोटीन ऊतक निर्माण में सहायक होते हैं। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का भी उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो जो अल्जाइमर रोग है वह मस्तिष्क से संबंधित है। इसमें मस्तिष्क कोशिकाओं का अपघटन हो जाता है। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है 1 ग्राम वसा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 6 कैलोरी देती है और प्रोटीन से 4 कैलोरी मिलती है। अगला क्वेश्चन। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो जो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखिए। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से मिलता है? तो गर्भनाल के द्वारा, प्लेसेंटा। भ्रूण को भोजन किसके माध्यम से मिलता है? गर्भनाल या प्लेसेंटा के द्वारा। कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तो जो तारा मछली है यह कैंसर से लड़ने के लिए उपयोगी मानी जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ये पैर या जांघ में पाई जाती है। इसको उरोस्त भी कहा जाता है। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपीज है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो सबसे बड़ा अंग जो है मनुष्य का यकृत है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क 1350 से लगाए 1400 ग्राम तक का होता है। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं मिलेगा तो उनका विकास रुक जाएगा और वो बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। मैरास्मस बीमारी हो जाती है बच्चों में। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? प्लीहा को।
प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील आपको बताया गया था केड़ा है, तो इसमें कौन सा हो गया? विटामिन के हो गया। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? अगर वह शाकाहारी है तो उसको दूध पीना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फास्फोरस की कमी हो जाएगी। सोयाबीन में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। चावल से कार्बोहाइड्रेट और मछली से विटामिन ए एवं विटामिन डी पाया जाता है। मानव शरीर की किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो जो अंगुलियां होती हैं उसमें सर्वाधिक हड्डियां पाई जाती। नहीं मित्रों, यहाँ रीढ़ की जो कशेरुकी है उसमें सर्वाधिक हड्डियां पाई जाती हैं। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन क्या है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। और चाय में पूछता है तो चाय में थीन कैफीन दोनों पाया जाता है, और कॉफ़ी में सिर्फ कैफीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? तो जो विटामिन ए होता है वह यकृत में संचित रहता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। इसे स्कर्वी रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आँख के कार्निया का प्रत्यारोपित किया जाता है। रेटिना आँख में पाई जाती है जिस पर वस्तु की प्रतिबिंब बनता है। आँख द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा छोटा बनता है। मानव शरीर में वृक्क निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो जो किडनी है वह आपका वारित यानी मूत्र संबंधी प्रणाली का भाग है। इससे जो है शोधन होते हुए मूत्र बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में से निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, फिर उसके बाद अग्नाशय होती है। अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित जब पूछेगा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है तो अग्नाशय हो जाएगी, लेकिन जब पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाएगी। अग्नाशय का दूसरे नंबर पे स्थान आता है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम जो है मस्तिष्क से संबंधित है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो लाइपेज जो है अग्नाशय से स्रावित होता है और यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। मित्रों, धन्यवाद।